हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम लोग नए सेशन में हैं। बिहार BSSC CGL 3 का एग्ज़ाम होने वाला है। आपको पता है 23 24 को एग्ज़ाम है, तो उसी का हम लोग सेट लगा रहे हैं डेली। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। बाकी सब सेट का आपको प्लेलिस्ट दिया हुआ है। इस सेट में हम लोग सारे क्वेश्चंस करेंगे और एक एक करके उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। अगर आप कोई और भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद हो जाएगा ये वीडियो उसके अनुसार। ठीक है, चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। मनी इज़ द मोस्ट लिक्विड ऑफ ऑल एसेट्स। तो क्यों ऐसा कह रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा बिकॉज इट इज़ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। ठीक है, देखिए मनी क्या है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। समझे, देखिए कैसे, तो बाकी ऑप्शन हम लोग पहले देखते हैं। देखिए क्या है, बिकॉज इट्स ए लेजिटिमेट करेंसी। लेजिटिमेट मतलब होता है एक्सेप्टेबल करेंसी। ठीक है, अब देखिए करेंसी का बात कर रहे हैं तो हर जगह क्या है, अलग अलग करेंसी यूज होता है, तो ये हम लोग कंफर्म नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो आपका गड़बड़ हो गया। अब देखिए अगला क्या है, बिकॉज इट इज़ द मीडियम ऑफ बाइंग और सेलिंग। देखिए बाइंग और सेलिंग सिर्फ मनी से थोड़े होता है, गोल्ड से भी हो सकता है, गोल्ड देकर बाई सेल कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब ये ऑप्शन क्या बचा फिर, बिकॉज इट इज़ यूनिवर्सली। मनी क्या है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। कहीं भी जाइए आप अपना करेंसी दीजिए तो बदले में आपको वो कुछ अलग से जो प्रोडक्ट आप चाह रहे हैं वो मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज ऑल्सो नोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स। देखिए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को हम लोग जानते हैं किस नाम से, मार्केट इकोनॉमीज। आप लोग पता है दो तरह का इकोनॉमी है। देखिए गवर्नमेंट के बेसिस पे अगर हम लोग देखें तो कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट, याद रखिएगा। कैपिटलिस्ट में क्या होता है, प्राइवेट पार्टी इन्वॉल्व रहता है। ठीक है, डिमांड सप्लाई ये सब कुछ में प्राइवेट पार्टी इन्वॉल्व रहता है। जैसा मार्केट रहेगा वैसे प्राइवेट पार्टी एक्ट करेगा। ठीक है, कोई भी फर्म है ये जो है अपना प्रोडक्शन ये डिमांड सप्लाई के अनुसार ये रिलीज करेगा। और देखिए कैपिटल किसके पास ज़्यादा हो जाएगा, फिर प्राइवेट पार्टी का। कम्युनिस्ट में क्या है, गवर्नमेंट सारे डिसीजंस लेगी कि क्या कहाँ करना है नहीं करना है। पब्लिक इकोनॉमी भी वही है, गवर्नमेंट के अनुसार चलता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, मार्केट पॉलिसी। अब देखिए सोशल इकोनॉमी क्या है, इसमें क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन उसके अकॉर्डिंग चलेगा। ठीक है, सोशल मतलब सबको साथ लेके। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू सागरमाला प्रोजेक्ट। देखिए इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए सागरमाला प्रोजेक्ट क्या है, इंटर कनेक्शन एंड मॉडर्नाइजेशन। इंटर कनेक्शन एंड मॉडर्नाइजेशन। ठीक है, किसका मॉडर्नाइजेशन और इंटरकनेक्शन, पोर्ट्स का। जितना पोर्ट्स है इंडिया में ये सब का। ठीक है, अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है समझे। देखिए जितना भी मूवमेंट ऑफ गुड्स हो रहा है पूरे पोर्ट्स में, आपको पता है इंडिया का आपको 7500 किलोमीटर राउंड है। ठीक है, तो इसका मूवमेंट फास्ट हो सके, ठीक है, एफिशिएंट हो सके, इकोनॉमिकल हो सके, ज़्यादा खर्चा नहीं हो, ज़्यादा यूजफुल हो और थोड़ा फास्टर हो। ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या ला रहे हैं, सागरमाला प्रोजेक्ट। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बाय विच मेथड द एग्रीकल्चर इनकम इज कैलकुलेटेड इन इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको प्रोडक्शन मेथड। देखिए एग्रीकल्चर पूरा डिपेंड होता है प्रोडक्शन का, जितना प्रोड्यूस आप करेंगे उस पर ही डिपेंड करेगा। ठीक है, प्रोडक्टिविटी आपका जितना होगा उस हिसाब से आपका इनकम होगा। ठीक है, अब देखिए ये एग्रीकल्चर क्या होता है, ये आपका प्राइमरी सेक्टर होता है। ठीक है, तो आप कहिएगा सर सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में कौन सा होता है मेथड, तो वो होता है इनकम मेथड। उसमें क्या है, आपको जो जैसा मिलेगा वैसा ही आप सर्विस दे पाइएगा, डिमांड रहेगा तभी आप सप्लाई कर पाइएगा, तभी आप एक्सपोर्ट कर पाइएगा। आपको पता है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में क्या हो गया, इंडस्ट्रीज हो गया सेकेंडरी सेक्टर में, टर्शियरी सेक्टर में क्या हो गया, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, समझ गए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है आपको, हाउ हैड बीन द मेंबर्स ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड बाय हुम कंस्टिट्यूएंट ऑफ इंडिया वाज फ्रेम्ड। ठीक है, अब देखिए कंस्टिट्यूएंट असेंबली में कुछ मेंबर्स इलेक्ट हुए थे, याद है हम लोग को। ये किस टाइम का बात है, ये है आपको जो है 1946 का हम बता रहे हैं। ठीक है, कंस्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, कंस्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन हुआ था 1946 में फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, तो जो है यही लोग मिलकर बनाए थे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो कह रहा है इस क्वेश्चन में कि ये लोग कैसे इलेक्ट हुए थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ये लोग हुए थे लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ वेरियस प्रोविंसेस में जो लेजिस्लेटिव असेंबली था वहाँ सेलेक्ट हुआ। अब कहिएगा आप कितने मेंबर्स थे सर, तो 389 मेंबर्स थे। ठीक है, कैसे कैसे, तो देखिए ब्रिटिश प्रोविंसेस जो हैं उसमें 296 मेंबर्स थे, और जो आपको प्रिंसली स्टेट है वहाँ पे 93 मेंबर्स थे। ठीक है, समझ गए, इस तरह से था तभी डिवीजन। ठीक है, याद रहेगा आपको। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग जाते हैं। देखिए ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स प्रोवाइड्स ग्राउंड फॉर पर्सनल लिबर्टी। देखिए आपको रिट्स बताते हैं हम क्या होता है। देखिए
ये जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, इन दोनों को दिया गया है कि आप रिट्स इशू कीजिए। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, कौन कौन से आर्टिकल के थ्रू इनको पावर मिला है? सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 के थ्रू, और हाई कोर्ट को किसके थ्रू मिला है? आर्टिकल 226 के थ्रू। ये चीज़ आप समझ गए। अब चलिए आपको हम बताते हैं रिट्स क्या है, ठीक है, इमेज के थ्रू बताएंगे आपको। देखिए इसमें पहला है हेवियस कॉर्पस, ठीक है। देखिए हेवियस कॉर्पस में क्या कह रहा है? मीन्स टू हैव द बॉडी ऑफ, क्या है? हैव द बॉडी ऑफ। इसमें क्या होता है? देखिए आर्टिकल 22 में कहा गया है, आर्टिकल 22 में ये कहा गया है कि जिसको भी आप डिटेन करते हैं, अरेस्ट करते हैं, उसको 24 आवर्स के अंदर आपको कोर्ट में पेश करना है, ठीक है, कोर्ट में पेश करना है। तो यही इसमें कह रहा है, हैव द बॉडी ऑफ, आप जिसको अरेस्ट किए पेश करिए, ठीक है। अगला क्या है? देखिए मैंडेमस। मैंडेमस हो गया वी कमांड, ठीक है। ये कोर्ट जो है कमांड करता है, ठीक है, ये एक तरह से ऑर्डर है, ठीक है, जो कोर्ट यूज करता है किसके खिलाफ? पब्लिक अथॉरिटी के खिलाफ, ठीक है। जो अगर वो अपना ड्यूटी नहीं कर रहा है तो कोर्ट क्या राजी करेगा? मैंडेमस, वी कमांड यू टू परफॉर्म योर ड्यूटी, ओके। अगला देखिए क्या है? प्रोहिबिशन, ठीक है। प्रोहिबिशन में क्या होता है? जो बड़ा कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट होता है, वो जो है स्मॉलर कोर्ट्स, मतलब सबऑर्डिनेट कोर्ट या कासी जुडिशियल कोर्ट्स को रोकता है। क्यों रोकता है? वो अपने जुरिस्डिक्शन से बाहर जब काम करता है, आउटसाइड इट्स जुरिस्डिक्शन, तो उसको वो रोकता है। फॉरबिड, टू फॉरबिड, ठीक है, किसके अगेंस्ट होता है? जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है या कासी जुडिशियल कोर्ट बॉडी है, ठीक है। चलिए अब अगला देख लिए क्या है? सर्सियोरी, क्या बोलेंगे? सर्सियोरी, ठीक है। इसको क्या ये क्या है आपको? ये जो है दूसरे जुडिशियल बॉडी को जो है ये अपने रिस्ट्रिक्शन से बाहर जो है ये जजमेंट देने से रोकता है, ठीक है। देखिए क्या है इसमें? इट इज यूज्ड बाय सुपीरियर कोर्ट टू सबऑर्डिनेट कोर्ट और एनी अदर जुडिशियल बॉडी व्हेन देयर इज अ डाउट वेदर द कोर्ट हैज पास द डिसीजन बियॉन्ड इट्स जुरिस्डिक्शन, ठीक है। यहाँ पे क्या है प्रोहिबिशन में? कि आप उसके बाहर काम करें तो आपको वहीं रोक देगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे चेक करता है कि आप बियॉन्ड जुरिस्डिक्शन काम तो नहीं कर रहे हैं, यहाँ बस चेक करता है। जो वो पास कर दिया है सबऑर्डिनेट कोर्ट, इसमें क्या हुआ है कि पास नहीं हुआ है अभी, ये पहले ही उसको रोक दिया, देखिए ये आपका ड्यूटी नहीं है, आप रुकिए, प्रोहिबिट, टू फॉरबिड, ठीक है। और सर्सियोरी में क्या है कि चेक करता है कि ये इसके जुरिस्डिक्शन में था या नहीं, ठीक है, ये चेक करता है, समझ गए। अब देखिए अगला क्या है? को वारंटो। को वारंटो क्या है? व्हाट इज योर अथॉरिटी? कोर्ट जो है रिट इशू करता है, वो जो है पब्लिक ऑफिस होल्डर से पूछता है या अथॉरिटी से पूछता है कि आप किस अथॉरिटी से आप यहाँ काम कर रहे हैं, ठीक है, आप इस ऑफिस को क्यों होल्ड किए हैं, आप कौन हैं। इसमें क्या है, आपको बहुत देखते हैं आप लोग सरकारी ये कार्यालय सब में अवैध रूप से लोग काम करते हैं, तो उसको रोकने के लिए को वारंटो, ठीक है। तो ये सब हम लोग कहाँ अपील कर सकते हैं? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, दोनों में, ठीक है। 1 2 3 4 5 है हेवियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्सियोरी, को वारंटो, ठीक है, समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाउ मेनी मेंबर्स कैन बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट टू बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 12। देखिए पहले था 14, जिसमें राज्यसभा में 12 मेंबर प्लस लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट करता था, कौन? हमारे प्रेसिडेंट, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? देखिए उसके बाद क्या हुआ, जो 104th अमेंडमेंट हम लोग लाए, ठीक है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसके थ्रू क्या हुआ, ये 2020 में लागू हो गया था, लॉन्च हुआ 2019 में और लागू हो गया 2020 में, ठीक है। इसके थ्रू क्या हुआ, जो 2 मेंबर्स थे लोकसभा में जिसको नॉमिनेट करते थे प्रेसिडेंट, ठीक है, वो रिमूव कर दिया गया। मतलब अब कितना बचा? सिर्फ राज्यसभा का 12। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 12, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। देखिए ये कह रहा है, हु प्रिजाइड्स ओवर द ज्वाइंट सेशन ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट? ज्वाइंट सेशन जो होता है इंडियन पार्लियामेंट का, उसको कौन प्रिजाइड करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पीकर ऑफ लोकसभा। क्या समझे? स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है। अब देखिए ये कहाँ दिया गया है? ये प्रोविजन दिया गया है आर्टिकल 108 में, क्या कि प्रेसिडेंट क्या करेगा? कॉल करेगा ज्वाइंट सिटिंग। कब? मनी बिल छोड़कर बाकी सारे बिल में ज्वाइंट सिटिंग। अगर लोकसभा राज्यसभा दोनों में मतलब पास नहीं हुआ, या फिर एक में पास हुआ एक में पास नहीं हुआ, तो ज्वाइंट सिटिंग होगा। कौन बुलाएगा? प्रेसिडेंट बुलाएगा, और उसको प्रिजाइड कौन करेगा? लोकसभा स्पीकर। ये किस में आता है? आर्टिकल
184। ठीक है, एक हाउस पास किया, एक हाउस पास नहीं किया, तो क्या होगा, ज्वाइंट सीटिंग होगा, बैठ के आपस में बात करेंगे कैसे क्या करना है। ठीक है, कौन प्रिजाइड करेगा, स्पीकर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हु अमोंग द फॉलोइंग बीइंग ए मेंबर ऑफ राज्यसभा कैन ऑल्सो स्पीक इन लोकसभा। देखिए इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा मिनिस्टर हु इज ए मेंबर ऑफ राज्यसभा। देखिए दो ही आदमी हैं जिनको पूरा परमिशन मिलता है कि वो कोई भी हाउस में या फिर ज्वाइंट सिटिंग में या फिर किसी कमेटी में, ठीक है, वो बोल सकते हैं। ठीक है, टेक पार्ट ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो वोट नहीं कर सकते हैं। वोट वो जहां है वहीं कर सकते हैं। कौन कौन है दो लोग, अटॉर्नी जनरल और ये जो आप ऑप्शन में देख रहे हैं मिनिस्टर। जैसे मानिए आप, जैसे एक बार राज्यसभा में मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है, तो वो लोकसभा में आके स्पीक कर बोल सकते हैं, क्यों नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, कोई भी हाउस में आके बोल सकते हैं वो, ठीक है, पार्ट ले सकते हैं मतलब, लेकिन वोटिंग नहीं कर सकते हैं। वोटिंग वहीं होगा जिस हाउस में आप हैं। और अटॉर्नी जनरल सिर्फ टेक पार्ट कर सकता है, मतलब दोनों हाउस में मतलब हिस्सा ले सकता है, कहीं वोट नहीं कर सकते हैं अटॉर्नी जनरल। ठीक है, ये कहाँ से आया है, आर्टिकल 88, याद रहेगा आप लोगों को। चलिए अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। चलिए ये क्वेश्चन कह रहा है, बाय व्हिच अमेंडमेंट एक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रिटायरमेंट एज ऑफ हाई कोर्ट जज वाज इंक्रीज फ्रॉम 60 ईयर्स टू 62 ईयर्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 15th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1963। ठीक है, क्या कर दिया क्या, हाई कोर्ट जज के रिटायरमेंट एज को बढ़ा के 60 से 62 कर दिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा है क्वेश्चन कि फॉर हुम डज द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया एक्ट एज फिलोसफर गाइड एंड ए फ्रेंड। तो ये किसका होता है, फिलोसफर गाइड फ्रेंड, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का। ठीक है, समझ गए। अब देखिए क्या है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया अटेंड्स द मीटिंग ऑफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी एंड असिस्ट्स द कमेटी। ठीक है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल क्या करेगा, इसके मीटिंग में हिस्सा लेगा और इस कमेटी को असिस्ट करेगा। ठीक है, अब देखिए आपको हम लोग पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में थोड़ा बता देते हैं। देखिए स्लाइड्स के थ्रू बताते हैं आपको। देखिए ये है आपको पार्लियामेंट्री कमेटी में दो तरह का कमेटी होता है। एक होता है स्टैंडिंग कमेटी जो हमेशा वहाँ रहता है, परमानेंट कमेटी भी कहते हैं स्टैंडिंग कमेटी। दूसरा हो गया एडहॉक कमेटी, ये स्पेशल ओकेजन पे ये कमेटी बनाया जाता है। ठीक है, स्पेशल ओकेजन पे याद रखिएगा एडहॉक कमेटी। परमानेंट कमेटी में क्या हो गया, या स्टैंडिंग कमेटी, इसमें क्या हो गया, फाइनेंशियल स्टैंडिंग कमेटी और डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी। फाइनेंशियल स्टैंडिंग कमेटी में क्या हो गया, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो अभी आपका ऑप्शन था, एस्टिमेट्स कमेटी, पब्लिक अंडरटेकिंग्स कमेटी। ठीक है, अब डिपार्टमेंट रिलेटेड में क्या हो गया, कमेटी ऑन एग्रीकल्चर, कमेटी ऑन डिफेंस, कमेटी ऑफ एनर्जी, ये सब अलग हो गया। ठीक है, अब देखिए एडहॉक कमेटी आपको पता है स्पेशल ओकेजन में एक अलग से जो कमेटी का फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग कहते हैं एडहॉक कमेटी। एडिशनली हम लोग कमेटी बनाते हैं। ठीक है, इसमें क्या ज्वाइंट कमेटी, सेलेक्ट कमेटी, ये सब होता है। आपके लिए मेन इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा, ये वाला हिस्सा, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, एस्टिमेट्स कमेटी और पब्लिक अंडरटेकिंग्स कमेटी। ठीक है, इस सब के भी बारे में आपको हम बता देते हैं। देखिए चलिए देखिए इसमें क्या है, देखिए पहला है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। तो देखिए ये कब आया था, 1921 में। कैसे आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ओरिजिन में आया था। इसका कंपोजिशन क्या होता है, इसमें टोटल 22 मेंबर्स होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। ठीक है, अब देखिए अगला क्या, कैसे मेंबर सेलेक्ट होता है, अकॉर्डिंग टू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है, जैसे हम लोग के प्रेसिडेंट साहब होते हैं उसी तरह से। ठीक है, 10 ऑल पार्टीज गेट ड्यू रिप्रेजेंटेशन इन ए मिनिस्टर कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन इट। देखिए सारे पार्टी के मेंबर इसमें हिस्सा लेते हैं। ठीक है, और कोई भी मिनिस्टर इस कमेटी में इलेक्ट नहीं हो सकता है। ठीक है, समझ गए। और क्या है, पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन कौन रहते हैं, अपॉइंटेड बाय स्पीकर फ्रॉम अमॉन्ग्स इट्स मेंबर्स। ठीक है, जनरली फ्रॉम अपोजिशन पार्टी। अब कमेटी के जैसे 22 मेंबर है, उसी में से एक को अपॉइंट करेगा, समझे, 15 लोकसभा, 7 राज्यसभा, उसमें से एक अपॉइंट जनरली क्या होते हैं, ये अपोजिशन पार्टीज होते हैं। अब देखिए अगला क्या था, एस्टिमेट्स कमेटी। ये कब हुआ था फॉर्म, 1921, वही है। ठीक है, इसमें सारे मेंबर्स लोकसभा के होते हैं। टोटल कितने मेंबर्स होते हैं, 30 मेंबर्स होते हैं। अब देखिए आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि कौन सी कमेटी में सबसे ज्यादा मेंबर्स होते हैं, तो क्या बोलेंगे आप, एस्टिमेट्स कमेटी। 30 मेंबर्स होते हैं टोटल, इसको भी उसी तरह से इलेक्ट किया जाता है। ठीक है, कोई भी मिनिस्टर इस कमेटी में हिस्सा नहीं ले सकता। मिनिस्टर क्या हो गया, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सब इसमें हिस्सा नहीं ले सकते। टेन्योर इनका कितना होता है, सबका टेन्योर 1 साल, 1 साल तक ये रहेंगे।
उसके बाद फिर से नई कमेटी बनेगी अगले साल, ठीक है। कैसे अपॉइंट किया जाता है इसके चेयरमैन को, कमेटी के चेयरमैन अपॉइंटेड बाय स्पीकर, ठीक है। अब लास्ट है कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, ये कब हुआ, सबसे लास्ट ये हुआ था 1964, ये आज़ादी के बाद फॉर्म हुआ था, ठीक है। अब देखिए क्या है, इसमें टोटल 22 मेंबर्स होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। कैसे सिलेक्शन होता है बता दिया आपको, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, टेन्योर 1 ईयर, अपॉइंटेड बाय स्पीकर, मेंबर इज फ्रॉम लोकसभा ओनली। देखिए क्या डिफरेंस है तीनों में, ये देख लीजिए। इसमें मेंबर कहीं से भी हो सकता है, इसमें जनरली अपोजिशन होता है, इसमें क्या होता है, लोकसभा का क्या, चेयरमैन, ठीक है। समझ गए तीनों कमेटी आप लोग, अच्छा लग रहा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, आपके काम आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैटर ऑफ लोकल गवर्नमेंट। तो देखिए लोकल गवर्नमेंट का कौन सा मैटर नहीं है, देखिए लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर किस में आता है, स्टेट लिस्ट, ठीक है, स्टेट लिस्ट में आता है, ठीक है, समझ गए। देखिए क्लीनलीनेस, पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज, पब्लिक हेल्थ, ये सब किसके अंडर में आता है, आपको लोकल बॉडीज के अंडर में आता है, लोकल गवर्नमेंट के अंडर में, ठीक है। किसके थ्रू, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, क्या है इसमें, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो लोकल बॉडीज है, ठीक है, समझ गए, लोकल गवर्नमेंट है, उसको दिया गया है कुछ कुछ प्रोविजन, जिसमें क्लीनलीनेस, पब्लिक यूटिलिटी, सैनिटेशन, पब्लिक हेल्थ, ये सब आता है, ठीक है, समझ गया। अगला क्वेश्चन क्या है, अजात शत्रु बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हरियांका डायनेस्टी। अब देखिए आपको बता देते हैं थोड़ा, हरियांका डायनेस्टी, यहाँ जो ऑप्शन में मौर्य डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी, इसको आपको थोड़ा बता देते हैं फिगर के थ्रू, ठीक है। देखिए ये देखिए, ये आपको बता रहा है हरियांका डायनेस्टी का ये स्लाइड, ठीक है। देखिए हरियांका डायनेस्टी कब से कब तक चली थी, 560 से 413 तक, ठीक है। एग्जिस्टेंस में आ गई थी 544 में ही, ठीक है। अब देखिए क्या है, बिंबिसार, सॉरी एग्जिस्टेंस में आ गई थी 560 में, ऐसे लिखा जाता है 544 से, ठीक है। बीसी में आपको पता है उल्टा चलता है, ठीक है, घटता जाता है ये। देखिए पहले रूलर कौन थे, बिंबिसार, फाउंडेड डायनेस्टी, ठीक है, स्टार्टेड एक्सपेंडिंग मगध, ठीक है। उसके बाद कौन आए, अजातशत्रु, ये अपने पिताजी को मार दिया, बिंबिसार को मारे, अजातशत्रु बन गए, ठीक है। लिच्छवी को हराए, ठीक है, डायनेस्टी रीच इट्स लार्जेस्ट इंटेक्ट, हरियाणा डायनेस्टी लार्जेस्ट एक्सटेंट तक फैल गया, ठीक है। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल अजातशत्रु के अंडर में हुआ था, ठीक है। कंटेम्प्रेरी ऑफ बुद्धा एंड महावीर अजातशत्रु थे, ठीक है। अब देखिए अब क्या है, उदयन, उदयन क्या किए, अपने पिताजी अजातशत्रु को मार दिए, ठीक है। ये क्या किए, राजगीर पहले कैपिटल था, वहां से चेंज किए कैपिटल कहाँ, पाटलिपुत्रा, ठीक है, समझ गए। अब देखिए नागा दशक, नागा दशक क्या है, इनके बाद है, ये क्या थे, लास्ट किंग थे, ठीक है, याद रखिएगा ये लास्ट किंग थे, नागा दशक। हरियांका डायनेस्टी के बाद क्या आया, शिशुनाग डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी के लास्ट रूलर कौन थे, काल अशोक। उसके बाद कौन आया, नंदा डायनेस्टी, उसके लास्ट रूलर कौन थे, नंदा, धनानंद। उसके बाद आया मौर्य डायनेस्टी, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य थे तभी, ठीक है, याद रहेगा आपको। चलिए आगे देखिए, ये आपको सीख गए क्या क्या था, नंदा के बाद मौर्य, हरियांका के बाद, ठीक है, वो सब देख लिया आप लोग पिछले में, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, गुप्ता डायनेस्टी, ये बहुत बाद आया था, बाकी सब बीसी के टाइम का है, ये है एडी के टाइम का गुप्ता डायनेस्टी, ये 319 से 467 ऐसे अराउंड है, ठीक है, इसी के कंटेम्प्रेरी है, ठीक है, याद रहेगा आपको। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु आइडेंटिफाइड सेंड्रोकोटाज एज मौर्यन रूलर चंद्रगुप्त मौर्य, कौन क्या आइडेंटिफाई, विलियम जोन्स, ठीक है। अब देखिए इसमें दो और ऑप्शन दिया हुआ है, क्या क्या है देखते हैं। देखिए दो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें, अरियन और प्लूटार्क, क्या नाम है, अरियन और प्लूटार्क, अरियन और प्लूटार्क, ठीक है। ये क्या बोले थे, ये क्या बोले थे, एंड्रोकोटाज, ये चंद्रगुप्त मौर्य को कैसे रेफर किए थे, एंड्रोकोट्स, एंड्रोकोट्स, ठीक है, याद रहेगा आपको। देखिए और एक ऑप्शन दिया हुआ है वी स्मिथ, ये कौन थे, विंसेंट स्मिथ, ये क्या है, सिस्टमेटिक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया का ये राइटर है, अर्ली, रुकिए क्लियर कर देते थोड़ा, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया के ये राइटर है, कौन, विंसेंट स्मिथ, ठीक है। सिस्टमेटिक हिस्ट्री पहले यही बताया था सबसे पहले, कब, 1904, याद रहेगा आपको। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, हु अमोंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ कर्नाड डायनेस्टी, फाउंडर कौन थे, नन्यादेव, ठीक है, फाउंडर है नन्यादेव, ठीक है। कहाँ पे था इनका, सिमरावगढ़, बिहार के हैं, याद रखिएगा सिमरावगढ़, ठीक है। इनके टाइम क्या था, गोल्डन एज ऑफ मिथिला था, कर्नाड डायनेस्टी के टाइम गोल्डन एज ऑफ मिथिला, मिथिला। लास्ट रूलर कौन थे, हरि सिंह देव, यहाँ हरिदेव दिया है, हरि सिंह देव पूरा नाम था, ठीक है। कौन से ईयर अराउंड, 1304 से 1325, ये लोग बहुत लेट तक रहे हैं, फिर ये लोग नेपाल भाग गए, ठीक है। जब यहाँ पे मुस्लिम इन्वेजन होने लगा तो ये लोग नेपाल चले गए, ठीक है, तो डायनेस्टी खत्म हो गई, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। द रूल सफा फाउंडेड बाय फिरोज शाह तुगलक वाज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, देखिए द रूल सफा रिलेटेड था चैरिटी हॉस्पिटल से, ठीक है, याद रहेगा। अब देखिए फिरोज शाह तुगलक के बारे में थोड़ा जान लीजिए। हज जो होता है मुस्लिमों का,
इसको ये क्या कर दिया था, इसका पैसा ये बोला था कि स्टेट पे करेगी, आपको पैसा नहीं देना, स्टेट पे करेगी, आपको हज पे ले जाएगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं क्या है। हु अमोंग द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ तबकत ए नसीरी, तबकत ए नसीरी, तो इसका हो जाएगा मिनहाज उस सिराज। क्या है, मिनहाज उस सिराज। अब ये क्या है तबकत उस नसीरी, तो मोहम्मद गोरी का जो इन्वेजन था उसी पे ये बुक है। मोहम्मद गोरी का इन्वेजन जो था 1175 में इंडिया में जो कॉन्क्वेस्ट किया था, वो चढ़ाई मतलब, उसी पे ये बुक है। ठीक है, तबकत ए नसीरी मिनहाज उस सिराज, याद रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द फेमस पेंटर नेम दसवंत एंड वसावन वेयर द स्क्रिप्चर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्पेरर, तो हो जाएगा अकबर, अकबर के टाइम में था। इन दोनों का नाम मेंशन किया गया है एन ए अकबरी में, एन ए अकबरी में मेंशन किया गया इन दोनों का नाम। किसके द्वारा था एन ए अकबरी, अबुल फजल। ठीक है, देखिए जो बता रहे हैं वो सुनते जाइएगा, साथ साथ लिखते जाइए तो बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट रिलेटेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द होम रूल लीग। ठीक है, तो देखिए कौन नहीं थे इससे रिलेटेड, टी एस ऑलस्कॉट, टी एस ऑलकॉट। ये किससे रिलेटेड थे, तो थियोसॉफिकल सोसाइटी, थियोसॉफिकल सोसाइटी। ठीक है, अब देखिए कौन कौन रिलेटेड है होम रूल से, एनी बिसेंट, एम सुब्रमण्यम अय्यर, बाल गंगाधर तिलक। ये कहाँ से रिलेटेड थे, देखिए बाल गंगाधर तिलक जो है वो अप्रैल 1916, ठीक है, ये तभी से एक्टिव थे होम रूल लीग में। और एनी बिसेंट और एम सुब्रमण्यम अय्यर जो थे ये सितंबर 1916 से एक्टिव थे। ठीक है, याद रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट टू प्रोटेस्ट पीपल गैदर्ड एट जालियांवाला बाग, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, आपको पता है कब हुआ था ये, 1919 में कब, 13 अप्रैल, याद रहेगा। क्यों गैदर हुए थे, प्रोटेस्ट अगेंस्ट द डिटेंशन ऑफ किचलू एंड सत्यपाल। ठीक है, अब क्यों इनको अरेस्ट किया गया था, तभी पता है, रॉलेट एक्ट आया था, रॉलेट एक्ट आया था तभी। ठीक है, 1919 में अराउंड, ठीक है 1919 में आया था। ठीक है, इसको हम लोग मतलब क्या कहें, डार्क कहते थे। और इसमें क्या था प्रोविज़न कि किसी को भी ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो अरेस्ट कर लेती थी विदाउट एनी, जो भी कोई भी अगर विदाउट एनी प्रूफ आपको कर लेगी, ऐसे ही डिटेन कर लेगी। ठीक है, और गांधी जी को इसके थ्रू मना किया गया था पंजाब आने से, पंजाब आने से गांधी जी को मना किया गया था। ठीक है, अरेस्ट विदाउट एनी कंफर्मेशन, मतलब कुछ नहीं, आप पे शक हुआ बस आपको अरेस्ट करके अंदर कर लेंगे, कुछ नहीं, आप कुछ किए भी नहीं है, बस शक किया, शक के दायरे पे आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये कह रहा है आफ्टर द फेल्योर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एगिटेशन द स्वराज पार्टी वाज फॉर्म, तो ये हो जाएगा आपको नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ऑप्शन बी। ठीक है, समझ गए। देखिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920, स्वराज पार्टी फॉर्मेशन 1923, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को अपलिफ्ट कर लिया गया 1922, चौरा चौरी इंसिडेंट याद रखिए। ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट कब है 1905, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930। ठीक है, समझ गए। देखिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हेन वाज द गांधी इरविन एग्रीमेंट साइंड, कब साइन हुआ था, तो मार्च 5, 1931। अब देखिए क्या क्या था इस एग्रीमेंट्स के, वो आपको बता देते हैं। देखिए और एक चीज आपको बताना भूल गए, देखिए स्वराज पार्टी में कौन कौन थे इन्वॉल्व, मोतीलाल नेहरू, सी आर दास। ठीक है, सी आर दास क्या थे, प्रेसिडेंट, मोतीलाल नेहरू क्या थे, जनरल सेक्रेटरी। ठीक है, मेंशन कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए आपको गांधी इरविन पैक्ट बताते हैं अच्छे से। देखिए गांधी इरविन पैक्ट के अनुसार देखिए दो तीन पॉइंट है, आपको बता देते हैं। तो देखिए गांधी जी को कहा गया कि आप जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सस्पेंड कीजिए। ठीक है, सस्पेंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सीडीएम लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या था, गांधी जी कहे कि जितने भी प्रिजनर्स को आप लोग कैद किए हैं उसको रिलीज करिए। ठीक है, और गांधी जी क्या कहे कि परमिशन टू मेक सॉल्ट, ठीक है, आप नमक बनाने का परमिशन दीजिए। ठीक है, कोई टैक्स नहीं लगना चाहिए इसमें। ठीक है, और गांधी जी एग्री कर गए सेकेंड राउंड चेयर कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए, राउंड चेयर कॉन्फ्रेंस, ठीक है, जाने के लिए एग्री कर गए। ठीक है, ये सब था गांधी इरविन पैक्ट का। चलिए अब आगे देखते हैं क्या है।
क्या था, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, करेक्शन कर लीजिएगा, राउंड टेबल, वो टेबल चेयर आप जो बोलिए, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच साइंटिस्ट वाज द फर्स्ट टू डिस्कवर द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड सन। तो इसका यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा कोपरनिकस। अब आपको बता देते हैं एक बहुत अच्छा चीज़, देखिए बहुत साल पहले, ठीक है, मतलब 1000 साल पहले ही उनसे बता दिया गया था वारामिहिर के द्वारा कि मून जो है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है और अर्थ जो है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करता है। ये बहुत पहले बता दिया गया था, वारामिहिर, याद रखिएगा, ठीक है। हाँ, ये 6th सेंचुरी के ही थे, याद रखिएगा, 1000 साल पहले ही बता दिए, ठीक है। लेकिन ये इंडियन थे इसलिए उतना हाईलाइट नहीं हो पाए, कोपरनिकस भाई वेस्टर्न थे वो बस हाईलाइट हो गए, ठीक है। अगला देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम। देखिए एस्ट्रॉइड होता है, प्लैनेट भी होता है, रोटेटिंग प्लैनेट होता है और प्लैनेट भी होता है, नेबुला। नेबुला क्या होता है, देखिए डॉर्फ स्टार, डॉर्फ प्लैनेट, ठीक है, स्टार भी कहते हैं इसको, डॉर्फ प्लैनेट भी कहते हैं, ठीक है, मतलब बहुत छोटा, मतलब कोई इसका गुंजाइश नहीं। प्लूटो भी था पहले, प्लूटो क्या हो गया, डॉर्फ प्लैनेट, ठीक है। चलिए बाहर कर दिए थे हम लोग प्लूटो को, ठीक है। अब देखिए क्या है अगला क्वेश्चन, व्हेन इज द लॉन्गेस्ट डे इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। तो देखिए लॉन्गेस्ट डे साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, 22 दिसंबर। आपको थोड़ा बता देते हैं, देखिए अर्थ जो है इक्वेटर के अराउंड क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर, इसमें डिवाइडेड है, ठीक है। साउदर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट डे कब होगा, 22 दिसंबर, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट डे कब होगा, जून 21 जून, ठीक है, याद रखिएगा। और उल्टा कर लीजिए इसका, वाइस वर्सा एंड वाइस वर्सा, लॉन्गेस्ट डे 21 जून नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर में 22 दिसंबर लॉन्गेस्ट डे, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हिल नियर बाय कन्याकुमारी इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग हिल इज नियर कन्याकुमारी। सीधी बात है, ठीक है, ये एडिटेरिया से हम लिए हैं तो इसमें कुछ मिसकरेक्शन भी है, ठीक है। देखिए कार्डमम हिल्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको थोड़ा मैप दिखा देते हैं वहाँ का, ठीक है। देखिए ये वाला मैप देखिए आप, ये वाला, यहाँ देखिए कार्डमम हिल्स आपको दिख रहा होगा, अनाईमलाई हिल्स, नीलगिरी हिल्स। देखिए अनाईमलाई हिल्स का हाईएस्ट पीक क्या है, अनाईमुडी, आप मैप खोलिएगा अपने से भी देख लीजिएगा। नीलगिरी हिल्स का हाईएस्ट पीक क्या है, डोडा बेटा। देखिए सिवरॉय हिल्स कहाँ है, यहाँ देखिए कावेरी रिवर के नॉर्थ में सिवरॉय हिल्स, ठीक है, याद रहेगा। देखिए यही सब है। अब आगे देखिए क्या है अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है द वर्टिकल डिवीजन ऑफ हिमालय सिचुएटेड बिटवीन सतलज एंड काली रिवर इज नोन एज। तो इसको कहते हैं हम लोग कुमाऊन हिमालय। इसका भी आपको दिखा देते हैं मैप के थ्रू हम। देखिए ये देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था, सतलज और काली रिवर के बीच क्या है, कुमाऊं हिमालय। अगर कहेगा काली रिवर और तीस्ता रिवर के बीच तो नेपाल हिमालय। अगर कहेगा तीस्ता और ब्रह्मपुत्रा के बीच तो असम हिमालय। अगर कहेगा इंदस और सतलज के बीच तो पंजाब हिमालय, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, आपको अच्छे से याद रहेगा कैसे क्या है इसमें, ठीक है। दोनों मैप कर लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए मैप अच्छे से आप लोग पढ़िए, बहुत अच्छा से दिमाग में रखिए, सब कुछ ईजी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, मिड लैटिट्यूडनल ग्रासलैंड इन साउथ अमेरिका इज नॉन एज। देखिए ये भी आपको मैप के थ्रू बताते हैं। देखिए होगा करेक्ट आंसर इसमें पंपास। देखिए इसको मैप के थ्रू हम बताते हैं। देखिए फ्रेंड्स पंपास अभी बोले, क्या क्वेश्चन था, साउथ अमेरिका। ये देखिए साउथ अमेरिका है, ठीक है। अब देखिए सवाना अफ्रीका, वेल्ड साउथ अफ्रीका, प्रेरीज नॉर्थ अमेरिका, स्टेपीज सेंट्रल एशिया, ठीक है। टुंड्रा आपको वो बर्फीला क्षेत्र में आएगा, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में पंपास, ठीक है, याद रखिएगा। ऐसा ही ग्रासलैंड होता है। देख लीजिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास है, इक्वेटर के पास है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास है, फिर यहाँ पे आप देख लीजिए सेंट्रल एशियन रीजन में देख लीजिए आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सिटी ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर गंगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा, लार्जेस्ट सिटी इन द बैंक ऑफ रिवर गंगा हो जाएगा कानपुर, ठीक है। अब देखिए कैसे कैसे इसका है बता देते हैं आपको। 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग जो है आपको साइज बता देते हैं कैसे कैसे है। मतलब इसके सेंसस के अकॉर्डिंग कानपुर क्या है, सबसे बड़ा सिटी है, उसके बाद क्या है, पटना है, उसके बाद क्या है, वाराणसी है, उसके बाद क्या है, इलाहाबाद है। ये ठीक है, ये साइज के अनुसार है कि कौन सा सिटी गंगा किनारे कितना बड़ा है। सबसे बड़ा याद रखिए कानपुर, फिर पटना, फिर वाराणसी, फिर इलाहाबाद। ये पटना में प्रयागराज कन्फ्यूज मत होइएगा, ये पटना है, PATN, इलाहाबाद अभी बोले हैं, ठीक है, याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये आज का लास्ट स्लाइड है, देखिए इसमें क्या कह रहा है। देखिए पहला क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज इज द कोरल रीफ नॉट फाउंड। देखिए इसका करेक्ट आंसर आपको पहले हम बता देते हैं, फिर इसको हम आपको मैप के थ्रू फिर से बताएंगे। देखिए गल्फ ऑफ कैम्बे में जो है कोरल रीफ नहीं मिलता है। अब देखिए मैप के थ्रू आपको हम बता देते हैं।
ये देखिए, ये हमारा प्यारा भारत, देखिए गल्फ ऑफ कच्छ में आपको मिल गया, लक्षद्वीप में मिल गया, यहीं पे है मिनिकॉय आइलैंड, ठीक है, यहाँ पे मिल जाएगा। गल्फ ऑफ मन्नार में आपको मिल गया, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में आपको मिल गया, ठीक है, समझ गए कहाँ कहाँ मिल रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ग्रीन पीस इंटरनेशनल लोकेटेड, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेदरलैंड्स, ठीक है, याद रहेगा कहाँ पे है, नेदरलैंड्स में, ठीक है। ये क्या है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ये इन्वायरमेंट के लिए काम करता है, बस ये याद रखिए। ग्रीन पीस किससे रिलेटेड है, इन्वायरमेंट से, इन्वायरमेंट, ठीक है, इन्वायरमेंट, ठीक है। देखिए अगला क्या है, हु प्रपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोसिस्टम, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टेंसले, टेंसले प्रपोज की इकोसिस्टम। देखिए इकोसिस्टम में क्या क्या होता है, बायोटिक, एबायोटिक, ठीक है, बायोटिक, एबायोटिक, ये तरह का कंपोनेंट होता है, ठीक है। देखिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, मतलब क्या, मेन मेड इकोसिस्टम, तो है पैडी फील्ड, खेती हम क्या है, मेन मेड है, लेक पहले से बना हुआ था, फॉरेस्ट पहले से था, मीडो मतलब हो गया ग्रासलैंड, हरा भरा मैदान, तो ये सब पहले से था, आर्टिफिशियल क्या हो गया, पैडी फील्ड, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अरेंज द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम इन करेक्ट सीक्वेंस। इकोसिस्टम में देखिए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी, ठीक है। देखिए इसमें क्या कह रहा है, ग्रास को ग्रासशॉपर खाएगा, ग्रासशॉपर को फ्रॉग खाएगा, फ्रॉग को कौन खाएगा, स्नेक, ठीक है। घास हो गया, इसको कौन खाया, कीड़ा, ग्रासशॉपर, इसको कौन खाया, फ्रॉग, इसको कौन खाया, स्नेक, ठीक है, याद रहेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्या है, व्हेन एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर ट्रॉफिक लेवल इन एन इकोसिस्टम देन एनर्जी, देखिए एनर्जी क्या होता है, डिक्रीज होते रहता है, क्यों, क्योंकि हीट लॉस होता है, ठीक है, एक से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में जाएंगे तो हीट लॉस होगा, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो करनी ट्रॉपिक लेवल यही हो गया आपका जो कंपोनेंट चल रहा है, सीक्वेंस जो है, ठीक है। इसमें क्या होता है, फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज फ्रॉम एबायोटिक सिस्टम टू बायोटिक सिस्टम, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, लास्ट जो होता है उसको सबसे कम एनर्जी मिलता है, ठीक है। वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल जो हम लोग जाएंगे तो एनर्जी क्या होते जाएगा, डिक्रीज होते जाएगा। सबसे कम एनर्जी किसको मिलेगा, सांप को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, वेयर इज दक्षिण गंगोत्री लोकेटेड, तो ये हो जाएगा अंटार्कटिका में, ठीक है। कब हम लोग स्टेब्लिश किए थे, 1984 में। ये क्या है, इंडिया फर्स्ट रिसर्च सेंटर, फर्स्ट रिसर्च सेंटर इंडिया का है ये, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं हम। देखिए अगला कह रहा है जंतर मंतर वाज बिल्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जय सिंह, ठीक है। कहाँ कहाँ बनवाए थे, 5 जगह बनवाए थे, याद रखिएगा, दिल्ली, मथुरा, जयपुर, और कहाँ, उज्जैन, और लास्ट क्या है, वाराणसी, बनारस। ये 5 जगह बनवाए थे। हम लोग क्या करते थे इससे, जंतर मंतर से, ये एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी, ये सब एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, ये सब में काम आता था, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम, तो इसका हो जाएगा होमी जहांगीर भाभा, ठीक है। इन्हीं के अंडर में जो है 1948 में इनके अंडर में जो है क्या हुआ था, एटॉमिक एनर्जी कमीशन का फॉर्मेशन हुआ था, कमीशन का फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है। फादर ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम कहते हैं इसको, इनको, ठीक है। अगस्त 1948, याद रखिए, आज़ादी के 1 साल बाद ही हम लोग एटॉमिक एनर्जी पे काम करना शुरू कर दिए थे, इन्हीं का पूरा हाथ है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द सेक्स रेशियो ऑफ बिहार स्टेट एज पर सेंसस ऑफ इंडिया 2011, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 918, ठीक है। इंडिया का क्या है 943, ठीक है, 943, ठीक है। बिहार में सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, गोपालगंज, ठीक है, गोपालगंज, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। देखिए कुछ फोटो ब्लर है, ये सारे क्वेश्चन जो है आपको वो एडुटेरिया से लिए गए हैं, ठीक है। आप लोग अच्छे से सुनिएगा तो आप लोग को याद हो जाएगा, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।